इंदिरा गांधी के भी सरकार में जब किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी तो इंदिरा गांधी ने इसी दिल्ली में कैसे गोली चलवाया था, सब उस चीज से भली भांति परिचित है। 1984 के सिख दंगे से सब भली भांति परिचित है। आकर मीडिया के सामने बोलते हो कि बक्कल उतार लेंगे, खाल खींच लेंगे, क्या से क्या बोलते हो, इलाज भर देंगे। कौन जवाब देगा इस सब चीज का? योगेंद्र यादव बोलता है कि आंदोलन को तीखा करने का समय आ गया है। हनान मुल्ला कुछ और बोलता है, गुरनाम सिंह चड्ढूनी कुछ और बोलता है। कि लाल किले पर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया और एक विशेष अपनी पसंद का झंडा फहराया गया, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? भारत के इतिहास के लिए उससे बड़ा शर्मिंदगी का दिन कोई नहीं हो सकता है जब आपका देश 72वां गणतंत्र मना रहा हो और जब आपका राष्ट्र ग्लोबल लेवल पर बहुत आगे बढ़ रहा हो, और उस समय जब कोई ऐसा काम करता है तो मुझे लगता है कि वो कोई भी हो, उसको भारतीय कहलाने का हक नहीं है। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा तकलीफ ये है कि क्या भारत में अब हम लोग इतने कम हो गए कि हम में से भी कोई नहीं जाकर बचा पाया उस चीज़ को। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। एक बात और, उन्होंने धोखा किया है हमारे साथ। आप विश्वास कीजिए, मेरा दिल कहीं ना कहीं बोलता है कि अगर वो लोग पहले से चैलेंज किए रहते कि हम लाल किला पर जाकर झंडा फहराएंगे तो मुझे भारतवासियों पर पूरा विश्वास है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस किसी मजबूरी में एक्शन लेने से पीछे हटते, लेकिन जो भारतवासी थे वो लोग वहां पहुंचकर और ये कुकर्म नहीं करने देते। कहीं ना कहीं धोखा किसान लीडरों ने किया है। उन्होंने एनओसी लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम जाएंगे। 3 रूट फिक्स हुए, टेकरी बॉर्डर वाला रूट, सिंघू बॉर्डर वाला और गाजीपुर बॉर्डर वाला। कहां से आपको घुसना है, कहां से आपको बाहर निकलना है। उसमें कहीं भी नहीं मेंशन किया गया था कि इन्हें लाल किला जाना है या रिंग रोड जाना है। पुलिस को डेविएट करके, आपने देखा आईटीओ पर क्या हुआ, पुलिस को डेविएट करने का कार्य किया गया, पुलिस को एक और फंसाया गया, फिर कुछ लोग वहां पर निकल गए, पुलिस को लोग वहां पर पहुंचकर आउट नंबर कर दिए। किसी ने सोचा नहीं था। आपने देखा था क्या भयावह मंजर हुआ था, लाल किला के दीवार के नीचे कैसे पुलिस वाले गिर रहे थे और कैसे निर्दयता पूर्वक उनको पीटा जा रहा था, उनको जबरदस्ती दीवार से नीचे गड्ढे में गिराया जा रहा था। क्या ये कोई भारतवासी या क्या ये कोई किसान कर सकता है? अब जब ये काम हो गया, लेकिन देखिए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आपके होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कितना बड़ा सहनशीलता का परिचय दिया है। ये बहुत आसान काम था उनके लिए, बोल देते कि गोली चार्ज, लाठी चार्ज होता है ना, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं ना, गोली चलवा देते, कुछ दोषी मारे जाते, कुछ निर्दोष लोग मारे जाते। उसके बाद पता है क्या होता, उन लाशों पर बैठकर ये विपक्षी पार्टी के लोग राजनीति करने का कार्य करते। हम बचपन में पढ़ते थे कि सामने वाले ने सोचा था कि हंगामा होगा, सामने वाले ने सोचा था कि हंगामा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी ही पलट दी। और वही चीज मैंने देखा सामने। लोगों ने सोचा था कि अब तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला, अब तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। सरकार बोली चलो, इनके साथ तो ये जो कल्प्रिट्स हैं, इनके साथ तो हम कानूनी तौर पर जो कठिन से कठिन सजा है इनको दिलवाएंगे। आपने देखा है, एक चीज बोला, चाहे दिल्ली के कमिश्नर हो एसएन श्रीवास्तव या होम मिनिस्टर या हर एक लोगों ने बोला कि हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई भी दंगाई, कोई भी हिंसा करने वाला कल्प्रिट बच कर ना जाए। लेकिन साथ साथ जब हम देश चला रहे हैं, जब हम सत्ता चला रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि कोई कल्प्रिट बचे ना, लेकिन कोई निर्दोष फंसे भी ना। अब आप विश्वास कीजिए कि जब वहां पर गोली चलती तो उसके बाद का मंजर क्या होता। वहां की जो भीड़ है वो भगदड़ में तब्दील हो जाती, और भगदड़ में कितने निर्दोष लोग मारे जाते। वहां पर कितने 70-80 साल के लोग तो इसलिए आपके साथ थे कि उन्हें लगता था कि आप किसान हैं और आप किसान के नाते ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो हम किसान होने के नाते आपके साथ चल दें। सोचिए कि जब वो भोले भाले किसान मारे जाते इन निर्दयियों के चक्कर में, इन अतिताइयों के चक्कर में, इन आतंकियों के चक्कर में, तो फिर राष्ट्र का माहौल क्या होता। बस इसी को, निर्दोषों को बचाने के लिए गृह मंत्रालय उस दिन
अपने गुस्सा को पी गया, बोला कि हमारे पास कानून का साधन है, हमारे पास हर एक शक्ति है, हम इन आतंकियों से निपट लेंगे, लेकिन कम से कम मेरा जो पहला कर्तव्य बनता है निर्दोषों का रक्षा करना, वो हम कर दें। और उसके बाद आप देख रहे हैं, परसों कांग्रेस की प्रवक्ता है अलका लांबा, वो बार बार सिर्फ एक ही बयान दे रही थी कि गोली क्यों नहीं चलाया, गोली क्यों नहीं चलाया, इतना भड़काने का कार्य कर रही थी। और आज वहीं कांग्रेस बोल रहा है कि हम तो किसानों के साथ हैं, इट्स टाइम वी शुड स्टैंड विथ फार्मर्स। तो अब देश की जनता को वैसे लोगों से पूछने का जरूरत है कि आप बताइए कि एक तरफ ये आप पे गोली चलवाना चाहते हैं, और ये पहला मामला नहीं है। इंदिरा गांधी के भी सरकार में जब किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, तो इंदिरा गांधी ने इसी दिल्ली में कैसे गोली चलवाया था, सब उस चीज से भली भांति परिचित है। 1984 के सिख दंगे से सब भली भांति परिचित है। तो ये मौका है, ये समय है, राष्ट्र के लोग इस बात को समझें और पूछें सामने वाले से कि अब आप क्या चाहते हैं। आप मेरा ये कहना है, जैसे आपने कल देखा होगा जिस तरह से राकेश टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे, और फिर केजरीवाल, अखिलेश यादव और बहुत सारे नेताओं के, विपक्ष के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का बयान आ रहे हैं कि ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। और जिस तरह से पुलिस वालों को पीटा गया है, उनके साथ मारपीट हुई है, और उनके ऐसे हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं कि वो जीवन भर शायद ठीक से चल ना पाएँ। तो इन विपक्ष को राकेश टिकैत के आंसू तो दिख गए, मगर पुलिस वालों के परिवार वालों के आंसू क्यों नहीं दिखे? यही तो इनके दोहरे चरित्र की राजनीति है, जो नीति है, पूरा देश देख रहा है। और अब देख रहे हैं 2014 से देश का माहौल कैसे बदला है। अब मैं स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूं आपको, कैसा नेता, काहे का नेता, कौन किसान नेता। ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी किसने ली थी? राकेश टिकैत ने। एनओसी पर हस्ताक्षर किसने किया था दिल्ली पुलिस के साथ? राकेश टिकैत ने। जब तुम नेता हो और तुम अपने भीड़ को नहीं संभाल सकते हो, अगर मैं 100 लोग मेरे साथ चल रहे हैं और 100 लोगों को मैं नहीं संभाल सकता हूं, तो मैं कैसा नेता हूं, काहे का नेता हूं मैं? उस समय भीड़ में जब नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको आगे रहना चाहिए, तो भीड़ में आप पीछे चल रहे हो। आप आकर मीडिया के सामने बोलते हो कि बक्कल उतार लेंगे, खाल खींच लेंगे, क्या से क्या बोलते हो, इलाज भर देंगे। कौन जवाब देगा इस सब चीज का? योगेंद्र यादव बोलता है कि आंदोलन को तीखा करने का समय आ गया है। हनान मुल्ला कुछ और बोलता है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ और बोलता है। रालोद से, राष्ट्रीय लोक एक दल से 2014 में कौन चुनाव लड़ा था, सबको बहुत भली भांति पता है। मुजफ्फरनगर से लड़ा था ना ये चुनाव राकेश सिंह टिकैत। कौन लोग इसके साथ थे, कौन गठबंधन में था, चौधरी चरण सिंह जी के पार्टी के साथ कौन कौन से लोग मिले हुए थे, कांग्रेस का उसमें गठबंधन था या नहीं था, इससे देश भली भांति परिचित है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किस पार्टी से चुनाव लड़ा है, राष्ट्र जानता है इस बात को। गुड़गांव से आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव 2014 का चुनाव लड़ा था, देश उस बात को जानता है। तो तुम लोग वैसा कार्य करो, वैसा षड्यंत्र करो, सब कुछ रचो, और जब लगे कि तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है तो मोदी ही दोषी है। सब कुछ करो और इल्जाम लाकर मोदी पर फेंक दो, ये नहीं चलेगा इस राष्ट्र में। इस राष्ट्र में या तो आप सच्चाई का साथ दीजिए, और देश की जनता इस बात को समझ रही है। देखिए बंगाल चुनाव आने वाला है, देश की जनता इन्हें समझा देगी कि कौन देशद्रोही और कौन देश प्रेमी है। ये तो चुनाव के साथ क्लियर हो रहा है ना। आपने देखा होगा हैदराबाद में 2016 में निकाय चुनाव में 4 सीट थे, 2020 में 4 से बढ़कर 48 आ गए। 370 और 35 से हटा था कश्मीर से। लोग बोलते थे कि वहां का जो डीडीसी का इलेक्शन है वो 370 और 35 से का रेफरेंडम तय करेगा। तय करके दिखा दिया वहां की जनता ने। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 74 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बनी, गुपकार अलायंस होने के बावजूद। तो इस बात को राष्ट्र की जनता समझ रही है, राष्ट्र की जनता देख रही है। आपको जब लाशों पर, गरीबों के लाशों पर, किसानों के लाशों पर बैठकर राजनीति करने का समय और मौका नहीं मिलता है, तो उसके लिए किसी देश प्रेमी को आप देशद्रोही नहीं ठहरा सकते हो। और आप विश्वास करो कि उस दिन होम मिनिस्ट्री खून का जो आंसू है ना, और जो गुस्सा है, उसका घूंट पी कर रह गया है, क्योंकि कुछ निर्दोषों को बचाया जा सके। बहुत आसान कार्य था गोली चलवा देना, बहुत सारे फोर्स थे वहां पर, लेकिन उसमें आप कैसे पता लगाते? पहले तो भगदड़ होती, स्टैम्पेड होती, उसमें कितने सारे लोग मारे जाते, और भीड़ में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। 26 जनवरी के दिन बहुत सारे लोग, आपको पता होना चाहिए कि लाल किला बाद में बंद हुआ, बैरिकेडिंग थी, फिर भी अगल बगल बहुत सारे लोग पहुंचते हैं कि हम जाकर आज इंटरनेशनल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो हैं वो हम जाकर देखेंगे, क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है।
उन लोगों का क्या कसूर है? और गोली किसी को पहचानती है क्या? अगर मैं किसान आंदोलन के विरोध में बोल रहा हूं तब भी गोली मुझे नहीं पहुंचाएगी, और अगर आप किसान आंदोलन के समर्थन में बोल रहे हो तब भी गोली आपको नहीं पहचानेगी। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया गया। और जो लोग उसके बावजूद इस किसान आंदोलन की आड़ में फिर से किसानों को उग्र करके, उनको बहका करके, उनको भड़का करके भारत की राजनीति को एक अलग दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए इस भारत का इतिहास और भारत की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। राजनीति है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा शाहीन बाग को कैसे एक राजनीतिक मुद्दा देने का कोशिश किया गया था पिछले साल। कल नरेश टिकैत ने बोला कि हम आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। राकेश टिकैत के परिवार वाले भी आ गए थे, लगभग क्लियर हो गया था। राकेश टिकैत ने आज विभिन्न चैनलों के माध्यम से बोला भी कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा था। पहला कॉल चौधरी अजीत सिंह का आता है, उसके बाद से अखिलेश यादव का कॉल आता है, तमाम ऐसे लोगों का कॉल आता है। अब इन्हें लगा कि अरे यार एक तो बनाया मुद्दा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जानते हैं उससे बड़ा बात क्या है? जो सच्चाई है ना वो राष्ट्र की जनता समझ रही है। राष्ट्र की मूल सच्चाई क्या है जनता उसको समझ रही है, और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता भगवान है ना। आप वोट मांगने किसके सामने जाते हैं? जनता के सामने जानते हैं। जनता आपसे भी पूछेगी। अखिलेश यादव ये आप ही है ना जो 26 जनवरी को सुबह में ट्वीट करके बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ट्रैक्टर रैली का हिस्सेदार बने। राहुल गांधी से भी पूछेगी कि आप ही है ना जो बोलते थे कि घर से बाहर निकल के किसानों का समर्थन करो। प्रियंका से भी पूछेगी कि पिछले साल रामलीला मैदान से आपने ही बोला था कि अब घर से बाहर निकलने का समय आ गया, उसके बाद दंगा हुआ। क्या जो 300 से ज्यादा पुलिस वाले चोटिल हुए वो किसान के बेटे नहीं थे? आप या मैं किसान का बेटा नहीं हूं? हमें नहीं दर्द पता है कि किसका दर्द क्या होता है? दर्द सबको पता रहता है कि कौन क्या है क्या नहीं। वो पुलिस वाले की इतनी ही गलती रहती है कि वो वर्दी जब पहन लेता है तो अपने जो उसका पहला पृष्ठभूमि होता है उसको भूल जाता है। अब वो देश का रक्षा करने के लिए वर्दी पहना रहता है और उसको हिम्मत आने लगती है उससे कि हाँ अब हम वर्दी पहने तो हमें देश का रक्षा करना है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो राष्ट्र के हितों का बात नहीं करता हो। वो ऐसा चाहता हो कि राष्ट्र के लोग विकास ना करें। और कौन सा कृषि आंदोलन? स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया था 2006 में। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आज एमएसपी के बारे में बहुत हो हल्ला मचाया गया है। 2014 से 2020 2021 तक आइए और देखिए कि एमएसपी का रेट 2014 में क्या था और 2021 में बढ़कर क्या हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 से 2014 तक आप दबा कर रहे हैं। आपने कुछ बोला भी नहीं उसके बारे में, आपने कुछ चर्चा नहीं किया। अब जब उस रिपोर्ट को कोई सामने आकर लागू करने का बात कर रहा है तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप जवाब देंगे ना। जब जाएंगे आप चुनाव के लिए पब्लिक के बीच में तो पब्लिक आपसे पूछेगी। पब्लिक तो सब कुछ देख रही है, पब्लिक सब कुछ समझ रही है। और जब पब्लिक आपसे पूछेगी तब आपको जवाब देना है। तब आप बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, है ना। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको जहां से अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है वहीं पहुंचेंगे। वो तमाम लोगों के घर पहुंच जाते हैं। कितने लोग सेना में शहीद होते हैं, कितनों के घर आपने देखा है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जाते हुए। आपने एक बार भी देखा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए, या जुरिस्डिक्शन आप ही का है ना, आप यहाँ के सीएम हो या डिप्यूटी सीएम, कोरोना काल में कितना बार अपना चेहरा कैमरा और मीडिया के सामने चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल चले आते थे। चाहे 2020 का दिल्ली दंगा हो या लाल किला का हिंसा हो उस दिन का, एक बार भी अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर ये बोलने का कोशिश किया कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने कोशिश नहीं किया। उनके पार्टी का विधायक है जर्नैल सिंह का जो प्रतिनिधि है वहीं तो दीप सिद्धू के साथ खड़ा हुआ था। उसके बारे में जवाब दे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ये लोग भाई साहब उसी जगह पर जाएंगे जहां पर इनकी राजनीतिक रोटी अच्छे से पक जाएगी। जहां इनकी राजनीतिक रोटी नहीं पकेगी वहां ये नहीं जाने वाले हैं। अब क्या बात करते हो? यहाँ पर कितने लोग, कितने गरीब और कितने मजलूम को 2 टाइम पानी नसीब नहीं होता होगा, बिजली नहीं नसीब होता होगा इसी दिल्ली में। उसकी चिंता आपको नहीं है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात पानी पहुंच जाए और उसके बदले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनका थोड़ा सा भी सहानुभूति, जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है उसके लिए हम उनके साथ जुड़ जाएं, सिर्फ इसके लिए आप रातों रात वहां पर पानी का व्यवस्था करवाते हो। तो ये राष्ट्र की जनता समझ रही है। दिल्ली की जनता आपको भली भांति देख रही है। हम लोग भी कुछ एरिया में जब जाते हैं तो हमें लगता है कि यार
अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि मैंने दिल्ली को ये बना दिया, वो बना दिया। देख, लगता ही नहीं। मैं तो जहाँ खड़ा हूँ मैं यहीं का बात बता रहा हूँ। कहाँ से ये आपको लगेगा कि आप राजधानी के बीच में कनॉट प्लेस के बगल में खड़े हैं? यहाँ कम से कम ऐसा रहना चाहिए था ना कि लगे कि हम राजधानी में खड़े हैं। आप दिल्ली को यहीं बनाए हो, कहीं पे टॉयलेट की बदबू आ रही है, कहीं पे कुछ हो रही है, उसके बाद आप बोलते हो कि हम दिल्ली को चमका के रख दिए। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। और हमें, अगर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अगर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप किसी को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हो, तो हमें वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके लिए जो भी दोषी हैं, राष्ट्र की जनता सबसे महान है, यहाँ की जनता ही भगवान है। समय आने पर यहाँ की जनता ने सबको सबक सिखाया है। और आप विश्वास रखिए कि समय आने पर जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा, भारत की जनता इतनी महान है कि भारत की जनता उन्हें सबक सिखा देगी।